नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द, संकल्पना, अवधारणा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में इस शब्द से हम लोग रोज दो चार होते हैं। बाजार सुना तो बहुत होगा आपने, बाजार गए भी बहुत होंगे, लेकिन क्या बाजार का वास्तविक मतलब हमें जानकारी है? अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों हर शब्द का अपना एक अलग महत्व है, हर शब्द की अपनी एक अलग विशेषता है और उसकी एक परिभाषा है। अगर हम किसी शब्द को उसकी परिभाषा से अलग होकर देखेंगे या सामान्य तौर से देखेंगे तो हम किसी निष्कर्ष, किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमने ये चैप्टर जानबूझकर लिया है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें डायग्राम्स बहुत सारे हैं, टेबल्स बहुत सारी हैं, समझने के लिए बहुत कुछ है। प्यारे बच्चों, बाजार हम शुरू करें इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज ये क्लास हमारी दो भागों में बटेगी। एक में हम बाजार का एक बड़ा हिस्सा कवर करेंगे और दूसरे में हम बाजार का दूसरा बड़ा हिस्सा कवर करने की कोशिश करेंगे। बाजार के आज के हिस्से में हम लोग मोनोपोली और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे और बाजार के दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकी एकाधिकारी प्रतियोगिता, ओलिगोपोली, अल्पाधिकारी और अंत में हम लोग द्वैधाधिकारी के जियोपोली के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक स्लाइड आपके सामने है और इस स्लाइड में स्पष्ट ये दिख रहा है कि कुछ दुकानें हैं और साथ ही आपको दिखाई पड़ रहा है बहुत सारी भीड़ है। सबसे ऊपर जो स्लाइड है, ये स्लाइड अगर आप ध्यान से देखें तो कनॉट प्लेस का है। दिल्ली की एक बहुत मशहूर बाजार है ये। और इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो ये अमीनाबाद है, लखनऊ का बहुत बड़ा बाजार माना जाता है। यहाँ चिकन के कपड़े वगैरह भी बहुत मिलते हैं। और ये बाजार अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का पहाड़गंज है। पहाड़गंज स्थान का नाम है, कनॉट प्लेस स्थान का नाम है और आप इसी तरीके से देखेंगे अमीनाबाद भी स्थान का नाम है। चांदनी चौक बाजार के बारे में सुना होगा आपने, नई सड़क बाजार के बारे में सुना होगा आपने। तो वास्तव में अभी जो सामान्य संकल्पना है, बाजार का संबंध स्थान से होता है। क्या अर्थशास्त्र में भी ऐसा है? ये हम देखेंगे। वास्तव में ए प्लेस वेयर वी गेट टुगेदर टू डू शॉपिंग, टू एंजॉय, टू बाय एंड सेल डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है, उनको हम खरीदने बेचने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे बाजार कहते हैं। ऐसा हमारी सामान्य अवधारणा है। लेकिन अब हम आपको एक और स्लाइड दिखाने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ये ऑटोमोबाइल्स मार्केट है, ये मोबाइल नेटवर्क मार्केट है, ये कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार है और ये एविएशन का बाजार है। चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे मोबाइल नेटवर्क्स हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो और चाहे आपके एविएशन हो। वास्तव में प्यारे बच्चों, ये सारे वस्तुएं हैं। इकोनॉमिक्स में वस्तुओं का ही बाजार होता है और ये बाजार किसी स्थान से एसोसिएटेड नहीं होता। ये बाजार बाउंड्री को क्रॉस भी कर सकता है। किसी बाउंड्री, किसी स्थान का मोहताज नहीं होता। जब हम इन दोनों स्लाइड्स को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में इकोनॉमिक्स में बाजार इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्लेस। वास्तव में it is an arrangement between the buyers and sellers of a particular product to buy and sell it at a particular price and time। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का बाजार की बात करते हैं, ना कि प्लेस की। प्लेस नहीं, इकोनॉमिक्स में जो बाजार होता है वो प्रोडक्ट का बाजार होता है और उसी आधार पर हम बाजार को डिफाइन करते हैं। बाजार वास्तव में देखा जाए तो एक वस्तु का है और उस वस्तु के क्रेता विक्रेता संपर्क में आते हैं खरीदने बेचने के लिए।
एक निश्चित कीमत पर, चाहे वो किसी स्थान पे इकट्ठे हों, चाहे वो मोबाइल से करे, चाहे वो साइबर या नेटवर्क से करे, किसी भी तरीके से अगर किसी वस्तु को खरीदा बेचा जाता है तो वो उसका बाजार। बाजार फॉर कोल्ड ड्रिंक, बाजार फॉर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क्स, हर एक का अपना अपना बाजार है। प्यारे बच्चों, बाजार को वास्तव में बहुत सारे भागों में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो बाजार को हमने बेसिकली परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मोनोपोली में बांटा है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इससे मतभेद रखते हैं। अगर हम आपके इस क्लास 12 तक के स्तर की बात करें तो वास्तव में बाजार को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो पूर्ण प्रतियोगिता है, दूसरी है मोनोपोली, तीसरी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा है ओलिगोपोली एंड पांचवा है ड्यूपोली। प्यारे बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी या मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या अपूर्ण प्रतियोगिता, ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकारी और जियोपोली, ये सारी की सारी बाजार की अवस्थाएं हैं। इनमें से आज की क्लास में हम आपको 2 विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एकाधिकार के बारे में। तो एक और चीज है, ये दोनों चीजें हमने क्यों ली है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी को हमने क्यों लिया है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। वास्तव में ये दोनों ही काल्पनिक अवस्थाएं हैं, इनका सच्चाई से, वास्तविकता से, अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता की एक मान्यता या विशेषता उसको वास्तविक जीवन से बाहर करती है, तो ऐसी ही एक विशेषता, एक मान्यता एकाधिकारी को भी वास्तविक जीवन से बाहर। पूर्ण प्रतियोगिता में एक संकल्पना है, एक मान्यता है कि प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, मतलब जो वस्तु खरीदी बेची जा रही है उसका रूप, रंग, आकार सब समान है। और उसके लिए कुछ अर्थशास्त्री गेहूं का, चावल का, ग्रेन्स का या ऐसे ही वस्तुओं का उदाहरण देते हैं। प्यारे बच्चों, आज आधुनिक युग में आप देखेंगे गेहूं की भी बहुत वैरायटीज हैं, चावल की भी बहुत वैरायटीज है, और हर चावल आपको 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक का चावल मिलता है, और हर एक की अलग अलग कीमत है। तो चावल भी अब होमोजीनियस नहीं रहा, गेहूं भी इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की वैरायटीज में उत्पन्न होता है। एमपी का गेहूं ब्राउन होता है, ज्यादा अच्छी रोटियां बनती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो होमोजीनिटी वास्तव में किसी भी प्रोडक्ट में आज के युग में नहीं पाई जाती। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो मोनोपोली में एक मान्यता है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली एक ऐसी वस्तु को बेच रहा है जिसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में नहीं है। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए लोग देते हैं कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेल पे एक सरकार का एकाधिकार है। सही है, एकाधिकार है सरकार का, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो खाली रेल से ही लोग नहीं आते जाते। रेलवे का विकल्प है, सब्स्टिट्यूट्स है, रोडवेज है, अपनी गाड़ियां हैं, पब्लिक कन्वेंस है, प्राइवेट कैब्स है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही सिद्धांत अपने अपनी मान्यताओं के कारण थ्योरेटिकल बन के रह गए। अब प्रश्न ये होता है कि अब जब ऐसा है तो हम इनको क्यों पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हमने इन्हीं को क्यों महत्व दिया। प्यारे बच्चों, कुछ भी करने से पहले दुकानदार अपने तराजू को ठीक करता है। तराजू में एक तरफ बट्टा रखा जाता है तो दूसरी तरफ उस सामान का वजन रखा जाता है जिसका वेट हमें ज्ञात करना है। तो आइए, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन, एक तरफ मोनोपोली, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। सच्चाई तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है, इसलिए हमने जानबूझकर इन दोनों अवस्थाओं को पहले चुना। प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी अवस्था है बाजार की जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे किसी एक समान वस्तु के बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता उसको स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय हेतु प्रतियोगिता करते हैं।
large number of buyers and sellers competing freely with each other to buy and sell a homogeneous product at a single price. प्यारे बच्चों, ये लार्ज में हमने पहले दिखा दिया है, रेड पहली बार लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए। दूसरी बात, स्वतंत्रता पूर्वक उनका व्यवहार होना चाहिए। वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए और इसके साथ ही सिंगल प्राइस भी होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं अगर हैं तो बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाएगा। इसकी कुछ विशेष विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें। कुछ ऐसी अवस्थाओं को, कुछ ऐसी मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो पूर्ण प्रतियोगिता को बाकी बाजार से अलग करती है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। इसमें क्रेता भी अधिक है, विक्रेता भी अधिक है। इनकी संख्या गिनने के योग्य नहीं है, बहुत ज्यादा है। और ये जो वस्तु बेच रहे हैं वो होमोजीनियस बेच रहे हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों से वस्तु समान है। फर्म का फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। फर्म अगर हानि हो रही है तो छोड़ के जा सकती है, लाभ हो रहा है तो नई फर्म में आ सकती है। सिंगल प्राइसेस है, जब वस्तु होमोजीनियस है। जब बहुत सारे खरीदने बेचने वाले हैं तो निश्चित है कीमत भी एक ही होगी। बाजार के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। आइए अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक पैराग्राफ, एक एक के बारे में। इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, क्या होगा, उसका असर क्या होगा? असर होगा, सबसे पहली बात, कोई एक सिंगल विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी बच्चों, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। अब कोई एक क्रेता चाहे कि मैं आज नहीं खरीदूंगा तो कीमतें घट जाएंगी, या कोई एक विक्रेता चाहे कि आज मैं नहीं बेचूंगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्रत्येक क्रेता या विक्रेता पूरे बाजार का एक नेग्लिजिबल, नगण्य हिस्से को खरीद बेच रहा है। तो बाजार को कोई निजी एक व्यक्ति या एक क्रेता विक्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। इसकी दूसरी बात है, जब खरीदने वाले बहुत सारे, बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो कीमत का निर्धारण कोई एक नहीं करेगा, बल्कि पूरे उद्योग के मांग और पूर्ति वक्रों की सहायता से किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो इसकी एक और खासियत है, ये जो प्राइस इंडस्ट्री डिटरमाइन कर देगी उसको हर फर्म को स्वीकार करना होगा। ये इसी कारण संभव हो रहा है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बढ़े तो इसमें प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है, एक समान है। वस्तु, ये एक अन्य विशेषता है, एक अन्य मान्यता है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिए, बाजार को पूर्ण प्रतियोगी होने के लिए आवश्यक है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु का रूप, रंग, आकार, क्वालिटी, गुणात्मकता सब समान है। इससे क्या होगा? पहली बात तो होमोजीनियस है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कोई दूसरी बात है, इसको एक ही प्राइस पे बेचना होगा। कस्टमर्स को पता है कि वो एक जैसी वस्तु है, तो वो एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकते। दे हैव टू फिक्स ए सिंगल प्राइस। प्यारे बच्चों, तीसरी इसकी विशेषता फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर हानि हो रही है उद्योग में तो कोई भी फर्म उद्योग को छोड़ के चली जाए, और अगर फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एनी फर्म कैन एंटर। नो वन इज इन ए पोजिशन टू डिस्टर्ब, टू स्टॉप एनीवन। अब इसका असर क्या होगा? एंट्री और एग्जिट के कारण लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा कि यदि अल्पकाल में उद्योग में लाभ है तो नई फर्में आएंगी, सप्लाई बढ़ेगा, कीमत डाउन होगी। कीमत के डाउन होने से लाभ का मार्जिन भी कम होगा, और ये लाभ बढ़ता जाएगा सब में, और तब तक कम होता जाएगा जब तक कि सामान्य लाभ ना मिले। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे यही चीज आगे भी होगी। अगर उस उद्योग में हानि हो रही है तो फर्में छोड़कर चली जाएंगी, और जब फर्में छोड़कर चली जाएंगी, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सप्लाई कम होगी, संतुलित कीमत थोड़ी बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि सामान्य, तो दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही मिलेगा फर्म को, चाहे अल्पकाल में हानि हो या लॉस। इसका कारण है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। प्यारे बच्चों, अगर ये उपरोक्त तीन विशेषताएं ही उपलब्ध है, मतलब
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो ऐसी अवस्था को, ऐसे बाजार को कुछ अर्थशास्त्रियों ने विशुद्ध प्रतियोगिता भी कहा है, प्योर कंपटीशन के नाम से भी कहा है। लेकिन जब और विशेषताएं हम जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें सिंगल प्राइस की बात, प्राइस इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द इंडस्ट्री। ये आप देखिए, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है। इसने कीमत निर्धारित कर दी और इस कीमत को सभी फर्मों को स्वीकार कर दिया। ये फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है। प्रत्येक फर्म को ये जो इंडस्ट्री ने प्राइस निर्धारित की है, इसी प्राइस पे बेचना है, कोई अपने हिसाब से प्राइस नहीं कर सकता। ये इसकी चौथी विशेषता थी। प्यारे बच्चों, पांचवी विशेषता के रूप में परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट सिचुएशन, बायर्स, सेलर्स, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सब को बाजार के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, बाजार के बारे में बायर को भी जानकारी है, सेलर्स को भी पूरी जानकारी है और उत्पादन के साधनों को भी पूरी जानकारी है। तीनों के तीनों वास्तव में विवेकशील है और वो जानकारी रखते हैं कि कोई उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। अब इसका क्या असर होगा? तो जानकारी रहेगी तो कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा और दोनों के दोनों, तीनों के तीनों रैशनल बिहेवियर करेंगे और किसी भी तरीके से चीटिंग के शिकार नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, इसका छठी विशेषता या छठी मान्यता है अब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज द अमाउंट टू बी स्पेंड इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी। मतलब उत्पादन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग चुका है, अब उसको बिकने के लिए जाना है वस्तु। जब वस्तु को बिकने के लिए जाना है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करना होता है, उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है। ये सारे के सारे खर्चे जो है इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग उत्पादक के सामने आते हैं, इसलिए इनको हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। अगर सेलिंग कॉस्ट की किसकी खासियत क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा, पैकिंग पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ऐसी इसकी मान्यता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है कि समान कीमत पर उसे बेचना है, प्राइस इक्वालिटी मेंटेन है। प्यारे बच्चों, सातवां इसकी विशेषता है परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का पूरी तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करने का मतलब है कि प्रत्येक श्रमिक को यह पता है कि उसको सबसे ज्यादा मजदूरी कहाँ मिलेगी। प्रत्येक पूंजीपति को यह पता है कि उसकी पूंजी का ब्याज सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा। इस तरीके से आप देखेंगे संसाधनों का इसमें पूरी तरह से उपयोग होता है। एक और बात है, इसके अंदर हम मोर आउटपुट एट लो प्राइस एंड कॉस्ट अवेलेबल करते हैं। कैसे और क्यों, ये हम अभी आगे कुछ ही मिनटों में आपके सामने डायग्राम और टेबल के साथ बताएंगे। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी इंट्रोड्यूस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने होंगे जो अभी तक आपके समक्ष नहीं आए, जिसमें सबसे पहली बात है हाउ इज डिमांड। इनका डिमांड का कैसे बनता है, कैसे डिराइव होता है परफेक्टली कम्पिटिटिव फॉर्म का। दूसरी बात है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया ये उद्योग का मांग वक्र है, ये उद्योग की पूर्ति वक्र है। पूरे उद्योग की इंडस्ट्री इज द क्लस्टर और एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स। ये प्राइस डिटरमाइन कर दी उद्योग ने, इस प्राइस पे हर एक के लिए सेम प्राइस है, सभी को इस प्राइस पे चाहे जितना बेचना चाहे। ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री। अगर आप इसको चाहे थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा सकता हूँ। और इस ओपी प्राइस पे फर्म, ये फर्म ए है, ये फर्म बी है, देखिए फर्म सी है, तीनों की तीनों फर्मों को सेम प्राइस स्वीकार करना है। इस प्राइस पे ये चाहे जितना बेच दें, चाहे प्राइस कम हो, चाहे वो कम बेचे, चाहे ज्यादा बेचे, लेकिन वो प्राइस नहीं बढ़ा सकते।
किस प्राइस पे, क्योंकि अब वो प्रत्येक इकाई को एक निश्चित अमाउंट में बेच रहे हैं, इसलिए उनका प्राइस AR के बराबर होगा। और क्योंकि हर अतिरिक्त इकाई से उनको प्राइस के बराबर ही पैसा मिल रहा है, इसलिए MR कर्व भी उसके बराबर होगा। यानी प्राइस और क्वांटिटी का जो डिमांड कर्व बनाता है, AR और MR कर्व भी उसी में मर्ज हो जाएगा और एक पैरेलल समानांतर सीधी रेखा मिल जाएगी, जो कि ये बताती है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व पूर्व प्रतियोगी फर्म के सामने रहेगा। उसको ये डिसाइड नहीं करना है कि वो कितना, मतलब किस तरह कीमत ले, कीमत उसके सामने है, उस कीमत को चाहे जितना बेचना चाहे बेच दे। प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा और डिटेल में बताना चाहेंगे किस तरीके से AR, MR और डिमांड कर्व अब बनेगा। देखिए, ये कीमत 10 रुपए है और इस 10 रुपए कीमत को उद्योग ने निश्चित कर दिया है। उद्योग अब कीमत को बढ़ा घटा नहीं सकता। अब क्योंकि उद्योग कीमत को बढ़ा घटा नहीं सकता, तो कोई भी फर्म उसको बढ़ा घटा नहीं सकती, इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मात्रा के बढ़ने से उसका TR बढ़ेगा। TR क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये देखिए, TR 10 से 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से बढ़ रहा है। AR की स्थिति है, जब हम TR को क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो AR आता है। यानी 10 को 1 से भाग दो, 10 आएगा। 20 को 2 से भाग दो, 10 आएगा। 30 को 3 से भाग दो, 10 आएगा। 40 को 4 से भाग दो, 10 आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि AR सबसे पहले प्राइस एंड क्वांटिटी से हम बनाते हैं डिमांड का, जो कि बताएगा क्वांटिटी चाहे जितनी हो, प्राइस 10 रुपये ही रहेगा। ये आपका पहला वक्त बन गया डिमांड का। अब हमें AR कर्व बनाना है, तो आप देखिए क्वांटिटी चाहे जितनी रहे, AR उसका 10 ही रहेगा। AR भी इसी पे आ गया। क्वांटिटी चाहे जितनी रहे, MR भी 10 ही रहेगा। तो आप देखेंगे प्राइस, AR और MR कर्व कोइंसाइड कर जाते हैं, परफेक्टली इलास्टिक हो जाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि इस 10 रुपए कीमत पर ये फर्म चाहे जितनी इकाइयां बेच सकती है। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे बताया था कि अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण हमें आपको कॉन्सेप्ट और धारणा इंट्रोड्यूस करनी है, वह एक संतुलित कीमत क्या है, कैसे संतुलित कीमत निर्धारित। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि ये AR MR कर्व आ गया है और ये इसकी सीमांत लागत है। सीमांत आगम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के पश्चात मिलने वाली शुद्ध सम्मिलित या शुद्ध वृद्धि वाली आय को कहते हैं। सीमांत लागत कहते हैं किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में कुल लागत में होने वाली वृद्धि। सीमांत आगम क्या कहते हैं? एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने से मिलने वाली कुल आगम में शुद्ध वृद्धि। और लागत का इसका जस्ट उल्टा होता है। तो यानी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो लागत आ रही है, उसको बेचने से आगम जो आ रहा है, क्या वो हमें कम है या ज्यादा है या समान है। प्यारे बच्चों, वास्तव में संतुलन की दो शर्तें होती है। एक होता है MR/MC के बराबर होना चाहिए, यानी उस वस्तु के उत्पादन से में लगने वाली लागत उस वस्तु के उत्पादन को बेचकर मिलने वाली आय के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद MC MR से ज्यादा हो जाना चाहिए। ये तभी होगा जब MC मस्ट इंटरसेक्ट MR फ्रॉम B। प्यारे बच्चों, रेखाचित्र में अगर हम जाते हैं तो MR/MC को दो बिंदुओं पर काट रहा है, A और E पर। जब हम A से B की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक हरा वाला पार्ट आपको नजर आता है, ये लाभ का है। अब फर्म को जो कीमत मिल रही है Q1B मिल रही है और उसकी लागत सिर्फ इतनी ही है, सीमांत लागत इतनी है और सीमांत आगम उसका बढ़ गया। तो ये जो हरा वाला हिस्सा है, ये प्रॉफिट का है। जब वो वस्तु की और सेल बढ़ाता है और Q2 पे आता है, आप देखेंगे उसका हरा वाला हिस्सा और बढ़ जाता है। जब वो QE पर आता है, अगेन उसका MR/MC के बराबर हो गया है। अब आप देखेंगे उसका हरा वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा? वो यहाँ नहीं रुकेगा, वो इससे आगे बढ़ेगा। अगर वो Q3 बेचना चाहेगा तो आप देखेंगे कि अब उसको हानि हो रही है, लाल वाला हिस्सा आ गया है, क्योंकि सीमांत लागत सीमांत आय से, सीमांत आय खाली F तक है, यहाँ तक Q3F
और सीमांत लागत उसकी ऊपर तक है। तो अब वो क्या करेगा, बिक्री को कम कर देगा और QE पर ले आएगा। तो यदि MCMR को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है तो राइट मोस्ट पॉइंट ही संतुलन का बिंदु होगा। तो संतुलन के लिए आप कई तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1, ये MCMR के बराबर होना चाहिए। आफ्टर दिस पॉइंट MC शुड बिकम मोर देन MR, ये तो एक साथ लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं आप MC शुड इंटरसेक्ट MR फ्रॉम बिलो। तीसरा आप लिख सकते हैं अगर दो बिंदुओं पर MCMR को काट रहा है तो राइट मोस्ट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस तरीके से आपका संतुलन के लिए है। मैंने आपको दो चीजें बताई, मांग वक्र कैसे निर्धारित होता है पूर्व प्रतियोगिता का। उसके बाद मैंने बताया कि पूर्व प्रतियोगी फर्म के पास असीमित मांग वक्र है, लेकिन उसकी सीमा उसके सीमांत लागत वक्र से निर्धारित होगी। वो कितना बेचेगा ये डिपेंड करेगा कि उसकी सीमांत लागत का स्तर क्या है। तो जहां MCMR को इंटरसेक्ट करेगी वो संतुलन का बिंदु होगा। MCMR को अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो राइट मोस्ट पॉइंट संतुलन का होगा, क्योंकि इस बिंदु के बाद MCMR से ज्यादा हो जाएगी, फर्म को लॉस हो जाएगा। आइए अब हम इसको एक मजेदार एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी बढ़ रही है, कीमत स्थिर है, 7 रुपए ही कर रखी है। टोटल लागत आपके सामने 210, 219, 226, 232, 239, 247 एंड 256 है। औसत एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया है। अब 219 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 219 आएगा, 226 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, 232 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 73.3 आएगा। इसी तरीके से ए से निकला है। सीमांत लागत आपको निकालने के लिए TCN माइनस TCN माइनस 1 करना होगा। जैसे पहले तो आपका ये ब्लैंक हो गया। जब पहली इकाई फर्म की उत्पादन की जाती है तो 219 लागत होती है। 219 में से 210 गया तो 9 रुपए इसका MC है। फिर जब दूसरी इकाई का उत्पादन होता तो सीमांत लागत 7 रुपए आती है, क्योंकि 226 कुल लागत है, 226 में से 219 गया तो 7 इकाई MC है। इस तरीके से ये MC लागत है दिखाई पड़ रही है। TR आप प्राइस इंटू क्वांटिटी अगर करते हैं तो TR निकल आएगा। AR अगर आपको निकालना है तो TR को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, AR आ जाएगा। MR उसी तरह निकलेगा जैसे MC निकला है, MC TC से निकलता है और MR TR से निकलता है। आप देखेंगे यहाँ पर जब फर्म 2 इकाई उत्पादन करती है तो उसका MC 7 है और MR भी 7 है। जब फर्म 4 इकाई का उत्पादन करती है तो भी MC 7 है और MR 7 है। यानी कि यहाँ पे MR MC को दो जगह पे इक्वेट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखना ये है कि दोनों में से बेहतर स्थिति फर्म के लिए क्या है। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझकर ऐसा लिया जिसमें फर्म को लॉस हो रहा है। लॉस होने की स्थिति में फर्म कोशिश करेगी लॉस को मिनिमाइज करे। अगर वो 2 इकाई बेचता है तो उसको कुल 226 रुपए लागत आती है और उसको आप देखिए कुल आगम 14 रुपए है। तो 226 में से 14 रुपए घटा दो, आप पाएंगे 212 रुपए का नुकसान हो रहा है। जब वो 4 इकाई को बेचता है तो 239 रुपए उसकी लागत है और आगम उसको खाली 28 रुपए मिल रहा है। 239 में से 28 को घटा दो, 211 रुपए लॉस है। तो जैसे ही उसने 2 से 4 की तरफ आगे बढ़ा तो उसकी लॉस कम हो गई। प्यारे बच्चों, अभी वो अगर आगे बढ़ता है, सपोज वो कहता नहीं मैं 6 इकाइयां बेचता हूँ, तो 6 इकाई बेचने में 256 रुपए उसकी लागत है और 42 रुपए आए हैं। अब आप देखेंगे 214 रुपए का नुकसान है उसको। और जब 200 देखेंगे आप इन तीनों स्थितियों में सबसे ज्यादा लॉस उसको कब है, जब वो राइट मोस्ट पॉइंट पे जहां MCMR को इंटरसेक्ट कर रही है वहां उत्पादन करने का निर्णय है। तो आप लाभ को अधिकतम कर सकते हैं, आप हानि को न्यूनतम कर सकते हैं अगर आप इक्विलिब्रियम की शर्तों को मानते हैं। इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है, MCMR के बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, आफ्टर दिस पॉइंट MC शुड बिकम मोर देन MR। अगर आप इस शर्त को मानते हैं, अब देखिए जब वो
4 से 5 इकाई करता है तो एमसी हो जाता है देखिए 8 रुपए और एमआर हो जाता है 7 रुपए। 1 रुपया प्रति इकाई उसे लॉस होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है फर्म को निर्णय लेना होगा कि वो संतुलन की शर्तों का पालन करे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया जाता है अल्पकाल में एकाधिकारी द्वारा। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन बाय ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन। आप देखिए एक अल्पकाल में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को असामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। मतलब डिमांड कब उसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, नंबर 1। नंबर 2, एमसी उसका डिसाइड करेगा संतुलन कहाँ होगा और एसी विल टेल वेदर प्रॉफिट और लॉस। तो ऐसी स्थिति में फर्म को तीनों में से कोई एक स्थिति का सामना करना होगा, चाहे उससे असामान्य लाभ मिले, चाहे सामान्य लाभ मिले, चाहे हानि मिले। ये डिपेंड करेगा उसका लागत का स्तर क्या है। प्यारे बच्चों, ये अल्पकाल में हमने पूर्व प्रतियोगी फर्म का संतुलन दिखाया है। अगर हम इसको ध्यान से दिखाएं तो ये देखिए ये उद्योग है। उद्योग ने सबसे पहले मांग और पूर्ति वक्रों की सहायता से कीमत का निर्धारित कर दिया है और इस निर्धारित कीमत पे आ जाइए, ये पहली फर्म है। अब ये फर्म ए जो है, ये फर्म ए को AR/MR अपना एक्सेप्ट करना है, मांग वक्र में वो परिवर्तन नहीं कर सकती। ये एसी और एमसी का उसका औसत और सीमांत लागत। प्यारे बच्चों, जहां एमसी ने एमआर को इंटरसेक्ट किया वो ये बिंदु है। इस बिंदु पर आप देखेंगे कि यहाँ पे उसका संतुलन बिंदु है और संतुलन बिंदु E0 पर है। इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट इसका जो दिखाई पड़ रहा रेक्टेंगुलर पार्ट, ओ से लेकर के जहाँ ये पॉइंट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये इसका क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी ये बेचेगी और ओपी कीमत पर बेचेगी। और जो ग्रीन वाला एरिया है ये बताता है इसको लाभ कितना मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो एसी जो है ये जो ई इक्विलिब्रियम वाला परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो एसी को यहाँ इस बिंदु पर काट रहा है और ये बिंदु से अगर हम इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे डालते परपेंडिकुलर तो हम पाते हैं कि ये वास्तव में औसत लागत इसकी कितनी। इस प्रकार जो हरा वाला पार्ट है ये असामान्य लाभ को दिखाता है, इस फर्म को असामान्य लाभ मिल रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे फर्म की बात हम करते हैं, ये फर्म बी है आपके सामने। फर्म बी की खासियत है कि एसी और एमसी उसका थोड़ा ऊंचा है, संतुलन E1 बिंदु पर है जहां एमसी एमआर को इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी बिंदु पर उसका एसी भी टच कर रहा है, यानी इस फर्म के लिए प्राइस और औसत लागत दोनों बराबर है। इसका ये भी मतलब है कि इस फर्म को न लॉस हो रहा है, न हानि हो रही है, न फायदा हो रहा है। इसे हम सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं। सामान्य लाभ की स्थिति वह स्थिति होती है जब फर्म का TR TC के बराबर होता है। TC में हम लोग वास्तविक लागतों को भी सम्मिलित रखते हैं, इसलिए अगर फर्म को इक्वेट करता है तब भी उसको कुछ एडिशनल फायदा मिल रहा होता है, जिसे हम सामान्य लाभ कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बढ़ें तो आपके सामने है ये लाल रंग का डायग्राम। देखिए लाल वाला हिस्सा, इस कीमत इस फर्म के लिए भी उतनी है लेकिन इसकी एसी और एमसी थोड़ी ज्यादा है। जहां एमसी ने एमआर को इंटरसेक्ट किया वो बिंदु E2 था। इस E23 से नीचे आ रही है क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस कर रही है फर्म, और अगर ऊपर जाएंगे तो इसको औसत लागत कितनी मिली है। अब आप देखेंगे इस फर्म को असामान्य लाभ हो रहा है क्योंकि संतुलन बिंदु पर इसका जो AR है वो इसके AC से अधिक है। देखिए ये इसका AC है और ये इसका AR है, तो ये AR जो है कीमत इतना है और औसत लागत इतनी है, तो ऐसी स्थिति में इसको फर्म को लॉस होता है। तो अल्पकाल में पूर्व प्रतियोगी फर्म को असामान्य लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। लाभ और हानि और सामान्य लाभ डिपेंड करेगा उसका लागत का स्तर क्या है। तो अब लॉन्ग रन में क्या स्थिति होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। मैंने आपको बताया अभी कि लॉन्ग रन में मार्जिनल फर्म, अब मार्जिनल फर्म की बात अगर हम करें
तो मार्जिनल फर्म हम उस फर्म को कहते हैं जिसका लागत का स्तर सबसे ऊंचा होता है। ऐसी फर्म जिसका लागत का स्तर सबसे ऊंचा है, अगर अल्पकाल में उसके असमान्य लाभ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, एंट्री ऑफ न्यू फर्म होगी, जिससे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, जिससे प्रॉफिट उसका शेयर होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक शेयर होता जाएगा जब तक कि सामान्य लाभ न मिले। प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ अगर उस सीमांत फर्म को हानि हो रही है, तो हानि की स्थिति में देखिए एग्जिट ऑफ द फर्म स्टार्ट हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगी, और इससे के कारण सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम होने से प्रॉफिट ज़्यादा होगी, और प्रॉफिट ज़्यादा होने से आप देख सकते हैं कि सामान्य लाभ तब तक मिले जब तक ये प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जब तक सामान्य लाभ ना मिलने लगे। तीसरी स्थिति सामान्य लाभ की, अगर सीमांत फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है, तो एंट्री और एग्जिट की कोई बात ही नहीं होती, और वो सामान्य लाभ उसे दीर्घकाल में मिलता रहे। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखिए सामान्य लाभ लॉन्ग रन एसी एंड लॉन्ग रन एमसी के आधार पर हम बनाएंगे। लॉन्ग रन एसी और लॉन्ग रन एमसी सामान्यतया शॉर्ट रन एसी और शॉर्ट रन एमसी की कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लैटर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, और लेकिन प्रॉपर्टीज वही सारी हैं। यहाँ भी एमसीएसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही इंटरसेक्ट करता है। आप देखेंगे कि इस फर्म को सामान्य लाभ दीर्घकाल में मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जहां संतुलन ई बिंदु पर संतुलन है, इसी पे इसका एसी और एआर दोनों बराबर है, यानी कि कीमत और औसत लागत दोनों 10 ही रुपए है, तो इस फर्म को ना हानि होगी ना लाभ होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट की पॉलिसी है। अगर अल्पकाल में सीमांत फर्म को लाभ है, तो लाभ शेयर हो जाएगा नई फर्मों के कारण, आने के कारण। अगर अल्पकाल में सीमांत फर्म को लाभ हानि है, तो वो निकल कर चली जाएगी, तो प्रॉफिट ऊपर होगा, और ये दोनों परिवर्तन सामान्य लाभ तक चलते रहेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आएंगे मोनोपोली के ऊपर। मोनो प्लस पोली, मोनो प्लस पोली यानी कि सिंगल सेलर। बाजार की यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें एकमात्र उपभोक्ता, एकमात्र विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं। शर्त एक और है कि वो एक ऐसी वस्तु को बेच रहा है जिसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है। प्यारे बच्चों, विक्रेता है एकमात्र और प्रतिस्थापन वस्तु भी नहीं है, तो नेचुरल है वो एकाधिकारी ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कब उत्पन्न होती है, एकाधिकारी कब उत्पन्न होता है। या तो बड़ी बड़ी फर्में जब मर्ज हो जाती है, अमाल्गमेशन हो जाता है और एक बड़ी फर्म बन जाती है, तब एकाधिकारी का जन्म होता है। दूसरा होता है जब सरकार कोई कानून पास करती है कि या लाइसेंस ही एक को देती है, तो एकाधिकारी हो जाता है। जैसे यहाँ पे वॉर इक्विपमेंट का प्रोडक्शन खाली डीआरडीओ कर सकता है, डीआरडीओ का एकाधिकार है। इंडियन रेलवे पे गवर्नमेंट का एकाधिकार है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का एकाधिकार है। ये लेजिस्लेटिव बिल और लाइसेंसिंग के थ्रू होता है। इसके अलावा कुछ सिचुएशनल एडवांटेज भी होता है। प्यारे बच्चों, कुछ समय पहले तक भारत को माइका के प्रोडक्शन में एकाधिकार था। माइका का प्रोडक्शन खाली हिंदुस्तान में होता था, बाकी किसी और देश में नहीं। इसके अलावा पेटेंट राइट्स होते हैं। अगर मैंने कोई किताब लिखी है, मैंने कोई इन्वेंशन किया है, तो उसका पेटेंट राइट मुझे मिल जाएगा। और पेटेंट राइट मिलने के का मतलब ये होगा कि उसका कोई उस टेक्निक को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना मेरे परमिशन। एकाधिकारी की कुछ विशेषताएं भी मैं आपको बता दूं। एकाधिकारी की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि वो सिंगल सेलर है। और सिंगल सेलर का मतलब ये है कि उसके सामने कोई और सेलर उपस्थित नहीं, और वो ऐसी वस्तु को बेच रहा है, ऐसी वस्तु को बेच रहा है जिसकी कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंपटीशन उसके सामने है ही नहीं। यही विशेषता इसको सैद्धांतिक बनाती है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु वास्तव में नहीं पाई जाती जिसका कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध ना हो। एक और बात है
एकाधिकारी, अगर कोई फर्म एंट्री का उसमें कोई चांस नहीं है, अगर एंट्री होती है फर्म की तो निश्चित है, आप समझ सकते हैं कि वो एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो नो एंट्री फॉर न्यू फर्म्स, ये इसकी खासियत है। प्राइस, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस डिटरमाइन एकाधिकारी ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन कर सकता है, क्या वो कीमत अपनी इच्छा अनुसार चार्ज करता है या कुछ और उसको देखना होगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्यारे बच्चों इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की चांस है। एकाधिकारी है, एक ही विक्रेता है, वो सेम वस्तु के लिए अलग अलग तरीके के विक्रेताओं से अलग अलग कीमत ले सकता है। अमीर से ज्यादा ले सकता है, गरीब से कम ले सकता है, ये सब चीजें वो कर सकता है। एक डॉक्टर है, हम एग्जांपल देते हैं, एक लोकेलिटी में एक इकलौता डॉक्टर है, वो एक निश्चित बीमारी के लिए अमीर से पैसा ज्यादा ले सकता है, गरीब से कम ले सकता है। ये उसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की चांस इसमें पड़े रहते हैं। इसके अलावा एकाधिकारी की खासियत है कि दीर्घकाल में इसको असामान्य लाभ मिलेगा। वहाँ पूर्व प्रतियोगिता में मैंने आपको बताया था सामान्य लाभ, लेकिन यहाँ पे असामान्य लाभ भी उसे मिलेगा। एक और बात है बेटे, इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। हालांकि वो एकाधिकारी है, लेकिन अपनी वस्तु को बढ़ाने के लिए, अपनी वस्तु की सेल बढ़ाने के लिए उसको सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट पे खर्चा करना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मोबिलिटी है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही वहाँ प्रोडक्शन यूनिट है, एक ही इकाई है, तो सभी उत्पादन के साधनों को उसी के पास जाना पड़ेगा, तो निश्चित है उनके भी शोषण के चांस है। अब ये प्रश्न आता है जो कि अक्सर हमारे दिमाग में हर विद्वान के सामने, कि क्योंकि वो एकाधिकारी है तो क्या वो कीमत अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित कर सकता है? वास्तव में ऐसा नहीं, क्योंकि अगर वो निर्धारित करता है, अगर वो ऐसी वस्तु को बेच रहा है जो नॉन एसेंशियल है और कीमत ज्यादा निर्धारित कर देता है, तो क्रेता उसको खरीदना कम कर देंगे, उसे लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एट द सेम टाइम ही वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट न्यू बायर्स। अगर उसको अपने बाजार में नए बायर्स खरीद बढ़ाने हैं, अपनी सेल का साइज बढ़ाना, मार्केट का आकार बढ़ाना है, तो नए बायर्स तो तभी आएंगे जब वो कीमत को कम करेगा। इसका ये मतलब हुआ एकाधिकारी को दो चीजें ध्यान रखनी होगी। एक तो मांग के नियम का पालन उसे करना होगा, दूसरी बात मांग की लोच के आधार पर वो कीमत को निर्धारित करेगा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़े तो हम इसमें देखते हैं कि इसका डिमांड कर्व कैसे निकलता है, इसका एआर और एमआर कर्व कैसे निकलता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम होगी तभी उसकी बिक्री बढ़ेगी, तो प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये आपका टीआर कर्व है और ये आपका एआर कर्व, जैसे अभी आपको पिछले हमने उसमें निकाल के दिया था, एआर इज इक्वल टू टीआर बाई क्वांटिटी और टीआर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये अभी हमने सॉल्व किया था। एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन वन। अब आप देखेंगे कि जब एक इकाई बेचता है उत्पादक 9 रुपए के हिसाब से, तो उसका टी आर 9 रुपए होता है। ए आर उसका 9 को 1 से भाग दे दो तो 9 रुपए के बराबर आएगा। एम आर उसका 9 में से 0 घटा दो तो 9 रुपए के बराबर आएगा। जब वो 2 इकाई बेचता है 8 रुपए के हिसाब से, ऐसी स्थिति में उसका टी आर 16 रुपए हो जाता है। 16 को 2 से अगर आप भाग देते हैं तो आप देखेंगे कि 8 इकाई 8 रुपए उसका ए आर हो जाता है, और 16 में से 9 को अगर आप घटा देते हैं तो आप देखते हैं कि एम आर उसका 7 हो जाता है। अब जब हम इसका प्राइस एंड क्वांटिटी का डायग्राम बनाते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी का अगर हम डायग्राम बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे कि हरी वाली लाइन आपको मिलेगी प्राइस एंड क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस और ए आर कर्व सेम है। देखिए 9 पे 9 है, 8 पे 8 है, 7 पे 7 है। तो क्वांटिटी अगर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, तो हरे रंग का कर्व बन रहा है, ऐसा बनेगा। जब हम क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे ए आर लेते हैं, तो भी हरे रंग वाला ही कर्व बनेगा। इसका मतलब डिमांड और ए आर कर्व फर्म का मोनोपोली का समान। प्यारे बच्चों, एम आर कर्व उसके नीचे होगा। आप देख सकते हैं कि ए आर
में जो चेंज हो रहा है वो 1-1 की गति से चेंज हो रहा है, एमआर में जो चेंज हो रहा है वो 2-2 की गति से हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन एमआर इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज इन एआर, इसलिए एमआर एआर को बाइसेक्ट करेगा, उसके आधा निकलेगा नीचे की तरफ। एमआर नेगेटिव भी हो जाएगा लेकिन एआर नेगेटिव नहीं होगा, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। आइए अब बताते हैं कि अल्पकाल में एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करता है। प्राइस डायग्राम को हम बड़ा करके आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, फर्म का एमसी एमआर के बराबर है, ये इसका एमआर कर्व है, ये इसका एमसी कर्व है, और फर्म का एमसी एमआर को ई बिंदु पर काट रही है। अगर इस ई बिंदु से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एआर कर्व पे, तो हम पाते हैं एन क्यू इसका, एन क्यू यहाँ से लेकर एन क्यू इसका, ये एन है, ये क्यू है, एन क्यू इसकी कीमत है। और इसको एसी कर्व को देखते हैं तो या इसका एसी कर्व है, एम एम क्यू इसका एसी है। देखिए एन क्यू कीमत है, एन क्यू एवरेज कॉस्ट है। आप देखेंगे एन एम के बराबर इसको प्रति इकाई फायदा हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट जो हो रहा है। तो अगर हम एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो ग्रीन वाला एरिया हमें मिलेगा CPNM, जो कि असमान्य लाभ का इंडिकेटर है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ें तो एकाधिकारी को अल्पकाल में सामान्य लाभ भी मिल सकता है। यह स्थिति उसके सामने तब आएगी जब आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में देखिए ई बिंदु पर उसका एमसी एमआर के इक्वल है, और संतुलन बिंदु से जब हम कीमत के पास जाते हैं तो उसका एसी कर्व भी यहाँ बराबर है। ऐसी स्थिति में जब औसत लागत औसत आय के बराबर है तो उसको सामान्य लाभ मिलेगा, TRTC के बराबर हो जाएगा। ये आपका मैथमेटिकल हमने एक्सप्रेशन भी दे दिया है। इसके अंदर TR बराबर देखिए OPQCQ है, OPCQ है, और TC है OPCQ, इसका TC भी है। तो दोनों ही सिर्फ बराबर है, इसलिए शून्य प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। अब अगर हम पीसी डायग्राम की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं कि इसका TR देखिए OCMQ इसका TR है, और OPNQ इसका TR है, OCMQ इसका TC है, और जो ये लाल रंग का एरिया आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये इसका लॉस है। तो अल्पाधिकार इसको देखा जाए, अल्पकाल में एकाधिकारी को असमान्य लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है, और इससे हानि भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, दीर्घकाल में क्या होगा, क्योंकि एंट्री तो है नहीं। अगर अल्पकाल में उसको असमान्य लाभ मिल रहा है तो दीर्घकाल में उसको असमान्य लाभ मिलेगा। देखिए इसके अंदर ई बिंदु पर MC लॉन्ग रन AC को काट रही है, लॉन्ग रन MC लॉन्ग रन MR को काट रहा है, संतुलन बिंदु है। इस ई बिंदु से हम ऊपर जाते हैं एन बिंदु की तरफ तो हमें कीमत का पता चलता है, और एम बिंदु तक जाते हैं तो हमें औसत लागत का पता चलता है। हम देखते हैं कि औसत लागत इसमें ज्यादा है, औसत लागत औसत आगम से कम है, इसलिए इसको प्रति इकाई लाभ हो रहा है। और ये लाभ की स्थिति बताती है कि दीर्घकाल में नई फर्मों के आगमन का कोई चांस नहीं है, इसलिए ये लाभ उसको जारी रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बढ़ें तो हम चाहेंगे इसको थोड़ा सा कंपेयर करें। सबसे पहले आप देखिए, हमने आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, साथ ही हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस भी दिया हुआ है, फिर हमने दिया है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के में अंतर। सबसे पहला अंतर हम नंबर ऑफ सेलर्स को लेकर करते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो सेलर्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। लॉन्ग रन मतलब इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों है, जबकि एकाधिकारी में सेलर तो एक ही है और बायर्स बहुत सारे। खासियत क्या है इसके अंदर, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, उसके अंदर होमोजीन प्रोडक्ट की जरूरत, प्रोडक्ट एक ही है,
जिसे वो अलग अलग कस्टमर्स को बेच रहा है। प्यारे बच्चों, दूसरी खासियत अगर हम बताएं, एंट्री की फ्रीडम है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन ये अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। एंट्री किसी भी फर्म का अगर होता है तो एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। ये दूसरी बड़ी विशेषता है। तीसरी विशेषता जो लाल रंग में हमने दिखाई है, वो इसलिए लाल रेड रंग में कलर में लिया है क्योंकि इसके ऊपर अभी हम डायग्राम आपको बनाकर समझाएंगे। वास्तव में देखा जाए परफेक्ट, इसमें जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जबकि एकाधिकारी का डिमांड कर्व वास्तव में इनइलास्टिक होगा और ये लॉ ऑफ डिमांड पर डिपेंड करेगा। साथ ही डिपेंड करेगा कि वस्तु की मांग की लोच क्या है, उसके आधार पर मांग का नियम डिराइव किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम प्राइस फिक्सेशन पावर की बात करते हैं तो इसमें